नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्यूबिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं पंकज स्वागत करता हूं आप सभी का इस समान अध्ययन के सेशन में। और आज की क्लास में हम लोग आने वाले एग्ज़ाम, जैसे कि जितने सारे राज्य स्तर के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो उन सारे एग्ज़ाम के लिए हम जो है क्या करेंगे कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है अध्ययन करेंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि आपको भी पता है कि अगर जो कोई भी हमारा राज्य स्तरीय अगर जो कोई एग्ज़ाम होता है, तो जनरली आपने देखा होगा कि 3 से 4 क्वेश्चन होता है। क्या है कि उस राज्य से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में एकदम आना ही आना है। तो उसी टॉपिक पे हम जो है डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो जैसे कि थंबनेल से भी आप लोगों को पता होगा कि ये जो क्लास है आप लोगों की उत्तर प्रदेश समान अध्ययन की होने वाली है, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो रिसेंटली जो एग्ज़ाम जो आने वाले हैं, जिसके लिए जो टॉपिक जो महत्वपूर्ण है, इस महत्वपूर्ण टॉपिक में देखा जाए तो जैसे कि राज्य में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको भी पता है कि हमारे यहाँ 2 तरह के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। एक तो जो होता है जो कि पुलिस डिपार्टमेंट करवाता है, ठीक है, यानी यूपीपीआरबी के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस प्रमोशन बोर्ड के नाम से है। और दूसरा क्या है कि स्टेट में जो सिविल जॉब है। अब सिविल जॉब की अगर जो हम बात किया जाए तो सिविल जॉब जितने सारे कंडक्ट कराए जाते हैं उसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है, तो उसको कंडक्ट करने का काम करती है यूपी ट्रिपल एससी। क्या है? यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है। अगर जो यूपी ट्रिपल एससी की हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी जो है आज देखा जाए तो भारत के सबसे बड़े एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। जैसे कि आपको भी पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम जो होता है पेट का, तो पेट का एग्ज़ाम क्या है कि हर साल ये होने वाला एग्ज़ाम है। और यहाँ भी आप देखते हैं कि हमेशा जो है यूपी से रिलेटेड, मतलब यूपी से रिलेटेड जो है जीके जीएस के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा से क्राइटेरिया को समझते हुए कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है क्या क्या महत्वपूर्ण हैं, वो सब सारी चीज़ों को समझते हुए जो हम एक एक टॉपिक पे फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एससी के बारे में आप लोगों को पता होगा कि 2 तरह के एग्ज़ाम जो जनरली स्टेट में होते हैं। एक और है जो कि कमीशन के द्वारा होता है। हालांकि ये भी एक कमीशन ही है, लेकिन इस कमीशन को हम इसको हम सबऑर्डिनेट कमीशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? यूपी ट्रिपल एससी है ये। क्या है? ट्रिपल एससी, ठीक है। सबऑर्डिनेट कमीशन होता है। और एक और जो कमीशन जो होती है जिसको हम जैसे कि यूपी पीएससी के नाम से जानते हैं। क्या है? यूपी पीएससी। तो यानी स्टेट में 3 तरह के एग्ज़ाम होते हैं। एक तो जो पुलिस विभाग के लिए होता है, दूसरा क्या जो सिविल जॉब के लिए तो होता है, लेकिन कौन कंडक्ट करवाता है? यूपी ट्रिपल एससी करवाते हैं। और एक जो होता है वो आपका यूपी पीएससी कंडक्ट करवाता है, ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है। ये क्या है? तो उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन करवाता है। तो ये तीनों जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। और सारे एग्ज़ाम जो होते हैं तो देखिए क्वेश्चन का तरीका लगभग सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। यानी अगर जो आप पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी होता है, जबकि अगर जो आप कमीशन का, इन दोनों कमीशन का एग्ज़ाम आप दे रहे होते हैं तो थोड़ा सा उसका लेवल जो है हाई होता है। तो इस क्लास में हम दोनों ही, यानी जितने भी पैटर्न के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं स्टेट में, सारे एग्ज़ाम को हम फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए हम आते हैं आने वाले एग्ज़ाम को फोकस करते हुए एक एक टॉपिक पे। तो जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी से भी बहुत सारे वैकेंसियाँ आती रहती हैं, जैसे कि आरओ का इसमें भी आता रहता है, फॉरेस्ट गार्ड का आता रहता है, ठीक है। अभी जैसे कि लेखपाल का, बीडीओ का, और पेट तो यूपी ट्रिपल एससी से होने वाला सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। अगर जो हम पेट का बात करें, पीटी पेट एग्ज़ाम की अगर जो बात करें, तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होने वाला यह सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। तो इन सारे एग्ज़ाम का निचोड़ आपको एक वीडियो में मिलने वाले, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले, ठीक है। इन सारे एग्ज़ाम का, जितने सारे एग्ज़ाम जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, तो स्पेशल जो है उसी सेक्शन पर डिस्कस करने के लिए हम आपके सामने जो है हाजिर हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ये जो क्लास जो आपकी होने वाली है किस सब्जेक्ट की होने वाली है। तो उत्तर प्रदेश समान अध्ययन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जाना जाए कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को बारी बारी से हम जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि अगर जो आप किसी भी, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्ज़ाम आप देते हैं, या फिर अगर जो हम बात करें भूगोल के क्वेश्चंस की, यानी ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि भूगोल का मतलब क्या है, यानी इस पूरे
पूरा जो अर्थ है, अर्थ से रिलेटेड बहुत सारे, मतलब जैसे कि आपको भी पता है कि लैंड एरिया थोड़ा कम है, सबसे ज़्यादा इस पे क्या है, जल है, तो जल से रिलेटेड, स्थल से रिलेटेड और वायुमंडल से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे हम बात करें कि इंडियन ज्योग्राफी की, तो जो भारत का जो भूगोल जो होता है, तो भारत के भूगोल में भी जैसे कि हम क्या जानेंगे, नदियों के बारे में जानेंगे, स्थल क्षेत्र के बारे में जानेंगे, यहाँ क्लाइमेट के बारे में जानेंगे, ठीक है, यहाँ के झीलों के बारे में जानेंगे, पर्वत के बारे में जानेंगे। तो उसी तरह से जब एग्ज़ाम जब होता है तो बहुत सारे इस तरह से ही क्वेश्चन होते हैं जो कि ज्योग्राफी से तो रिलेटेड होते हैं, लेकिन स्पेशल होता क्या है कि उस राज्य से रिलेटेड या फिर उस राज्य को कोरिलेट करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूपी स्पेशल वाली हमारी जो क्लास यानी उत्तर प्रदेश विशेष समान अध्ययन की जो क्लास है, तो इसमें हम सिर्फ जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है चीज़ों पे चर्चा करते हुए चलेंगे। वो आपका संविधान से रिलेटेड हो सकता है, यानी हम जो है उत्तर प्रदेश का पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी जानेंगे, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को भी जानेंगे, उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक परिदृश्य पे भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। यानी जिस तरह से फिर आर्थिक स्थिति पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, यानी जिस जिस सेगमेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारे सेगमेंट पे हम जो है बारी बारी से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो डिस्प्ले पे सबसे पहले आपके सामने जो है उत्तर प्रदेश का मैप दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के मैप से ही। तो आपको भी पता है कि जिस तरह से इंडिया, मतलब हम बात करें कि भारत जो है यह एक एशिया महाद्वीप का बड़ा देश है, और एशिया महाद्वीप के बड़ा देश के बाद देखा जाए, मतलब एशिया महाद्वीप में तो सबसे बड़ा देश क्या आपका रूस भी है, कुछ इसका एरिया आता है, ठीक है, मतलब बात करें चीन है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको पता है कि अपना भारत जो है 7वें स्थान पे है, ठीक है। तो उसी तरह से हम जब स्टेट की जब अध्ययन जब करते हैं, यानी भारत में राज्यों की जब अध्ययन करते हैं, तो हम उसको जब भी अगर जो कंपेरिजन करते हैं तो इंडिया से कोरिलेट करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अगर जो बात किया जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश क्या है, भारत का सबसे बड़ा पॉपुलेशन यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की जो बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है राज्यों में, भारत के राज्यों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। वही अगर जो हम एरिया की बात करेंगे तो एरिया यानी कि यहाँ से ये चीज़ें जो है आपको मैप में दिखाई दे रही होंगी कि एरिया की अगर जो हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है अपना 2,40,928 किलोमीटर के स्क्वायर के क्षेत्र में है। और यहाँ पे वही अगर जो हम कुल जिला की बात करें तो कुल जिलों की संख्या 75 हैं और मंडल 18 हैं, ठीक है। लेकिन हमको ये बारी बारी से सारी चीज़ें पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है थोड़ा से हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो है आज इसके हम जो है जियोग्राफिकल कवरेज को समझते हुए चलेंगे, यानी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो अगर जो हम देखें तो ये जो है ये वाला जो है अगर जो देखा जाए तो ये जो है ये आपका दक्षिणी छोर हो जाता है, ठीक है। ऊपर अगर जो हम देखें तो ये उत्तरी छोर हो जाता है, और इधर अगर जो बात किया जाए तो यह मैप का पूर्वी छोर हो जाता है, यानी उत्तर प्रदेश का पूर्वी छोर, और यह जो है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी छोर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका पूरा विस्तार है। और कुल इसका अगर जो क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किमी है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में होगा क्या कि ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हमको ये जानना है, क्वेश्चन अगर जो पूछता है तो ये आपसे पूछ सकता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ा से मैप पे डिस्कस करते हुए चलेंगे तो चीज़ों को जो है और अच्छे से समझ में आने लगेंगी। यानी उत्तर प्रदेश का जो कुल जो क्षेत्रफल है, अगर जो इंडिया के क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो लगभग देखा जाए तो इंडिया का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको भी पता होगा कि 32,87,263 km स्क्वायर है, जो कि उसमें से यूपी कितना है तो सिर्फ 2,40,928 km स्क्वायर है, ठीक है। यानी अगर जो हम टोटल भाग की बात करें तो भारत की क्षेत्रफल का यह कुल कितना है तो केवल 7.33% है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना है, एरिया आपसे नहीं पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का जो कुल जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7.33%, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि पता है कि जिस तरह से भारत में
वेदर क्लाइमेट अलग अलग होते हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की भी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। इसमें भी आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर जो इसकी बात करें तो ये ऊपर वाला जो एरिया है तो यह जो है नेपाल से लगा हुआ है, यानी ये कह सकते हैं कि यह जो है हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र है, यानी जायज़ सी बात है कि ये जो एरिया होगा ये बाकी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह थोड़ा ठंडे होगा। वहीं अगर जो बीच में देखें तो ये जो पूरा ये आपका पूरा क्या ये मैदानी क्षेत्र, यानी मैदानी क्षेत्र क्या है कि नदियाँ निकल करके आती हैं और इसी एरिया में अपना विस्तार करती हैं। और कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह सबसे जो है महत्वपूर्ण एरिया होता है। और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है तो यहाँ पर कुछ जो है पठार हैं, यानी जो पर्वत है ना उसका असर पड़ जाता है, तो इस वजह से ये वाला जो एरिया है तो ये आपका पठारी क्षेत्र हो जाता है। तो इसी तरह से 3 भागों में इसको बांट करके हम अध्ययन करते चलते हैं। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं कि जो ऊपर वाला जो एरिया है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ा, हिमालय का पड़ा। तो हिमालय का प्रभाव होने के कारण क्या होगा, ज़्यादा क्या होंगे यहाँ पे ये तराई वाले क्षेत्र होंगे। ठीक है, यानी यह काफ़ी हरा भरा होगा। बीच में ये नदियाँ हैं, तो नदियों के बारे में आप लोग जान भी रहे हैं कि नदियाँ क्या होती हैं। कभी क्या होता है नदियों में, जैसे कभी पानी का स्तर क्या, जल का स्तर कभी कम हो जाता है तो कभी बढ़ जाता है। तो जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगा तो जैसे कुछ न कुछ जो है नुकसान करेंगे। तो ये जो होता है ये प्लेन एरिया होता है। ये क्या है, प्लेन एरिया है। कई तरह की नदियाँ पठारों से और ये ऊपर हिमालयों से निकल करके आकर के प्लेन एरिया में ही अपना आकर के ये विस्तार करती हैं। ठीक है, और सबसे नीचे वाला तो यह पठारी क्षेत्र है। तो इसी तरह से इनका हम जो है अध्ययन करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसी तरह से इनका जो है अध्ययन करते हुए हम लोग चलते रहेंगे। तो समझ में आ गया कि इस पूरे एक एक चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कुल जो उत्तर प्रदेश के जो 75 जो ज़िले हैं सारे एक एक ज़िले को 1 बाय 1 करके हम जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। और ये भी समझते हुए चलेंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो बने हुए हैं तो ये क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, हम बात करें तो ये आपका सहारनपुर है। जो कि सहारनपुर की अगर जो बात किया जाए तो सहारनपुर बिल्कुल क्या है, एकदम लास्ट में है, यानी ये उत्तर के लास्ट में। ठीक है, जबकि अगर जो हम देखें तो दक्षिण के लास्ट में क्या होगा, तो दक्षिण के लास्ट में सबसे ये कौन सा होगा, सोनभद्र होगा। और वही अगर जो पूर्व की तरफ देखा जाए तो पूर्व में सबसे ये बलिया पड़ता है। और पश्चिम की तरफ अगर जो देखा जाए तो शामली, ये जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम की तरफ जो कनेक्ट करने वाला है। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है, या उत्तर में लास्ट में कौन सा जिला है, तो आपका आंसर क्या सहारनपुर हो जाएगा। वहीं अगर जो दक्षिणी जिला की बात करेगा तो सबसे मैप में दक्षिण में कौन दिखाई दे रहा है, सोनभद्र होगा। और पूर्वी जिला की अगर हम बात करें तो बलिया होगा। और पश्चिम में, यानी ये जो देखेंगे तो हम जब भी अगर जो करेंगे तो सबसे पश्चिम में शामली होता है, जो कि बड़ा कन्फ्यूजिंग है कि शामली और सहारनपुर तो एक साथ हैं, लेकिन ये पश्चिम में कैसे हुआ। तो हम वैसे जब भी देखेंगे तो हम क्या मैप से देखते हैं कि मैप में सबसे पश्चिम की तरफ कौन है, मैप में सबसे पूर्व की तरफ कौन है, और मैप में उत्तर की तरफ कौन है, और मैप में दक्षिण की तरफ कौन है। इस सब पे हम फोकस करते हुए चलेंगे, आगे आपको नोट भी मिलता चलेगा। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की, और एक एक को हम जो है समझते चलेंगे। तो हमारा जो टॉपिक जो होगा, तो सबसे पहले हम जो है ग्लोब पर समझेंगे कि ग्लोब पर स्थिति क्या है। ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको पता है कि जैसे हमारा भारत का ग्लोब पर स्थिति होता है, ठीक उसी तरह से उत्तर प्रदेश का ग्लोब पर स्थिति होता है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा से ग्लोब पर भी जाएंगे, ग्लोब के बारे में डिस्कस कर लेंगे, तो चीज़ें क्या होगी और हमको आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो वही अगर हम ग्लोब की बात करें, ज्योग्राफी में इसके बारे में और अच्छे से मैं डिटेल करके बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ मैं इतना बता सकूंगा कि आप आराम से इसके बारे में समझ लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये जो ग्लोब है, और ग्लोब के बारे में आपको एक चीज़ पता है कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब जो है एक पृथ्वी का क्या होता है, हमशक्ल होता है, प्रतिरूप होता है। ठीक है, यानी अगर जो इस बात करें ग्लोब की, तो हमारी पृथ्वी भी क्या ग्लोब की ही तरह है। ठीक है, अब ये जो स्थल क्षेत्र हैं, तो आपको पता है कि ये पूरा जो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पे लगभग जो है 70% क्या है,
जल क्षेत्र है, 70% क्या है, जल क्षेत्र है, और बाकी जो बचा तो वो क्या है, वो आपका स्थल क्षेत्र है। ठीक है, स्थल क्षेत्र है। तो अब स्थल क्षेत्र में आपको पता है कि पृथ्वी जैसे बनी तो कुछ स्थल क्षेत्र यहाँ हो गया, कुछ यहाँ हो गया, कुछ नीचे है, कुछ ऐसे है। तो इस तरह से देखा जाए तो छोटे बड़े करके जो है 7 महाद्वीप बन गए। महाद्वीप के बारे में आप लोगों को ज्योग्राफी में मैं बताऊंगा कि महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे वेगनर महोदय ने बताया था कि छोटे छोटे क्या थे, मतलब एक एरिया था जिसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था, और आंतरिक हलचल के कारण पेंजिया क्या हो गया, आपस में टूटने लगे। यानी पेंजिया जो पेंथालासा जो सागर था उसी पे वो तैर रहा था, तो टूट करके बना। तो टूट करके जब बना तो उसी तरह से यहाँ पर मतलब ये जो है, ये लाइन बीच वाली जो लाइन है ये क्या करता है, ग्लोब को 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, यानी ऊपर यह जो है उत्तरी साइड हो जाता है, नीचे क्या दक्षिणी साइड हो जाता है। ठीक है, तो एन का मतलब क्या है, ये जो एन आपको क्या बता रहा है कि ये जो है ग्लोब में किधर है, उत्तरी तरफ है, और बाकी अब जैसे ई का मतलब क्या है, तो अब तो ये तो डायरेक्शन आपको ये पता चल गया। अब ई का मतलब इस तरह की लाइन होगी ना, यानी ये पश्चिम हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि बीच में एक जो लाइन डाली गई है, यानी ग्लोब पर जो सीधी जो लाइन जो डाली गई है, तो जितनी भी इस तरह की लाइनें होती हैं, इस लाइनों को हम अक्षांशीय रेखा के नाम से जानते हैं। यानी ग्लोब पर डाली गई जितनी लेटी हुई जो लाइनें होती हैं उसको हम क्या अक्षांशीय रेखा कहते हैं, और जो सीधी जो लाइनें होती हैं इसको हम क्या कहते हैं, देशांतरी रेखा कहते हैं। तो देशांतरी रेखा कहीं भी अगर जो आपको मिलेंगी, ये याद रखिएगा, यानी देशांतर रेखा कहीं भी आपको मिलेंगी तो उस रेखा के साथ या तो डब्ल्यू या तो ईस्ट लगा रहेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि देशांतर रेखा कहीं भी आपको अगर जो मिलेंगी तो उस रेखा के साथ या तो वेस्ट या तो ईस्ट लगा रहेगा। और इसका कंसेप्ट ये होता है कि वेस्ट का मतलब क्या, कि ये जो GMT है, इस GMT से क्या, इस GMT से जो है, इस GMT से वेस्ट की डायरेक्शन में, यानी अगर जो पश्चिम तरफ होगा तो उस लाइन के सामने डब्ल्यू मिलेगा, और अगर जो इस GMT से इस डायरेक्शन में होगा तो उस लाइन के सामने आपको क्या मिल जाएगा, पूर्वी, यानी पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखाएं। तो ये दोनों ही ग्लोब पे देखा जाए तो आपको 2 तरह की देशांतर रेखाएं मिलती, एक मिलता है आपको पूर्वी देशांतर रेखा, एक मिलती है आपको पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, और अगर जो अक्षांशीय रेखा की बात करें तो अक्षांशीय रेखा या तो उत्तरी अक्षांशीय मिलेगा या तो दक्षिणी अक्षांशीय मिलेगा। ठीक है, तो जब भी अगर जो हम एन का मतलब समझेंगे तो एन का मतलब क्या हो जाएगा, यानी ये जो बीच वाली जो लाइन है 0 डिग्री, ये जो लाइन है ना, इससे क्या उत्तर तरफ की बात हो रही है। अगर जो एस मिलता है तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 के दक्षिण तरफ की बात हो रही है। ठीक है, यानी एन का मतलब क्या हो गया कि हम ग्लोब में क्या उत्तरी अक्षांशीय रेखा की बात कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश जो है अक्षांशीय विस्तार, यानी ग्लोब पर देखा जाए तो जहाँ पर 23 नंबर की लाइन आएगी, जहाँ पर 23 नंबर की लाइन आएगी वहीं से यूपी अपना स्टार्ट हो जाता है। यानी 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ के बीच में है। ठीक है, और वही अगर जो हम इस तरह की सीधी वाली लाइन की बात करें तो जहाँ पर 77 नंबर की लाइन आती है, ठीक है, जहाँ पर पूर्वी डायरेक्शन में, ठीक है, यानी इस GMT से आगे पूर्वी डायरेक्शन में जहाँ पर 77 नंबर की लाइन आती है वहाँ से उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है, और कहाँ तक है तो 84 डिग्री तक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक। वहीं अगर जो देशांतरी विस्तार की हम बात करेंगे, देशांतरी विस्तार की हम बात करेंगे, ठीक है, तो देशांतरी विस्तार की बात किया जाए तो 77 डिग्री 5 मिनट इस टू, और इसके बीच में जो मैप में मैंने पहले भी आपको बताया कि इसका जो कुल जो क्षेत्रफल है, इसका जो कुल जो क्षेत्रफल है कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है तो 7.33% है। ठीक है, तो ये 3-4 महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर जो भारत के अक्षांशीय विस्तार की हम बात करेंगे तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री, यानी आपको कहीं भी अगर जो मिलेगा तो 6 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री तक है।
कितना 37 डिग्री, यानी यह जो है उसका उत्तरी बिंदु हो जाएगा, ये आपका उसका दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अक्षांशीय रेखा ग्लोब पे ये चीज़ जब मैं बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कराते चलूंगा। ठीक है, वहीं अगर जो हम देशांतर की बात करते हैं तो 68 से लेकर के 98 तक है। कितना? 68 से लेकर के 98 तक है। ठीक है, तो अब 68 से लेकर 98 में ही ना यूपी होगा, तो यूपी कहाँ हो जाएगा? 77 से लेकर के 84 के बीच। और वही अगर जो 6 से लेकर के 37 तक ये है, तो ये कहाँ से है? 23 से लेकर के 30 तक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लाइन को निर्धारित कर दिया गया है। और वहीं अगर जो हम बात करें ये लंबाई की, तो यानी ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है नॉर्थ से लेके साउथ, क्या है? नॉर्थ से लेकर के, नॉर्थ से दक्षिण से, उत्तर से दक्षिण, और ये जो लंबाई जो होगी, ये जो लंबाई जो होगी ये क्या? पश्चिम से लेकर के पूर्व की होगी। ठीक है, तो आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना है। यानी उत्तर प्रदेश ये जो राज्य है, भारत का जो राज्य है, जो कि क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? चौथे नंबर पे। ये मैं आपको डिटेल कराते चलूँगा। ठीक है, यानी अगर जो हम क्षेत्रफल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उत्तर प्रदेश कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे यूपी है। कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे। ठीक है, 5वें नंबर पे कौन है? तो 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश है। 5वें नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। तीसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पे कौन है? एमपी है। और पहले नंबर पे कौन है? राजस्थान है। पहले नंबर पे कौन होगा? तो आपका राजस्थान होगा। ठीक है, यानी चौथे नंबर पे है क्षेत्रफल में, यह जो है भारत का चौथा बड़ा राज्य है। मैं एक एक पॉइंट को, जितने जो छोटे जो पॉइंट है, टिपिकल पॉइंट है, उस सब पे मैं आप लोगों को नोट्स मिलता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में ये आपका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको नोट्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। लेकिन कोशिश ये करिए कि जब भी अगर जो आप इस प्लेटफॉर्म पर हो, आप क्लासेस वीडियो देख रहे हो, तो आप पेन और कॉपी के साथ बैठे। ठीक है, तभी, क्योंकि देखिए सफलता जो है ना, सिर्फ टीचर के साथ साथ क्या स्टूडेंट का ज़्यादा रोल होता है। छात्र के मेहनत से ही क्या होती है? सफलता उनको जल्दी मिल जाती है। और क्या करना है, क्या पढ़ना है, ये चीज़ें आपको किससे डिसाइड होता है? तो ये चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म बताते हैं, टीचर बताते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ों का जब तक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सफलता मिलनी क्या होगी? थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम लोग हाजिर हैं क्यूबिक्स क्लासेस की तरफ से एक बहुत बड़े अच्छे टीचरों के साथ इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप अपनी सफलता को एक जल्द से जल्द जो है उसको, अपनी सक्सेस को आप रिजल्ट में, परिणाम में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो अब लंबाई इसमें पूछे जाते हैं। क्या पश्चिम से पूर्व की अगर जो लंबाई की हम बात करें तो पश्चिम से पूर्व इसका जो लंबाई है 650 किलोमीटर है। ठीक है, यानी कभी आपसे क्वेश्चन बना ले कि उत्तर प्रदेश का पश्चिम से पूर्व का विस्तार कितना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 650 किलोमीटर। वहीं अगर जो उत्तर से दक्षिण की अगर जो विस्तार की हम बात करें तो यह जो है कितना है? 240 किलोमीटर है। तो ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यानी नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितना है? 240 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ लेंथ कितना है? 240 किलोमीटर। और वहीं अगर जो हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट की, तो ये आपका कितना है? 650 किलोमीटर। ठीक है, तो पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि बिहार से बिल्कुल लगा हुआ है। वहीं अगर जो पश्चिमी जिला की हम बात करें तो शामली है, जो कि हरियाणा से लगा हुआ है। और वही अगर जो उत्तरी जिला की हम बात करें तो सहारनपुर है। और सहारनपुर की विशेषता क्या है कि यह जो है उत्तराखंड को भी स्पर्श करता है, यह जो है हिमाचल को भी स्पर्श करता है, हरियाणा को भी स्पर्श करता है। ठीक है, तो यह 3 राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, और वही दक्षिणी जिला जो है सोनभद्र है। तो सोनभद्र के साथ कंडीशन क्या है कि यह जो है अलग अलग 4 राज्यों के साथ जो है स्पर्श करता है, जिसमें से एक तो आपका क्या है? बिहार है, एमपी है। ठीक है, एमपी सबसे इधर ज़्यादा है, एमपी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और
झारखंड। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों को भी स्पर्श करता है। ये चीज़ें जो है आगे भी आपको मिलती रहेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जितना भी चीज़ें मैं आपको यूपी से रिलेटेड जो समान अध्ययन की चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर वे में समझ में आ रही होंगी। कहीं भी अगर जो प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में चीज़ों को बताएंगे, नहीं समझ में आएगा फिर ये क्लासेज जो है आप लोगों को ऐप पे भी मिलेगा, जिस पे आपका कोई भी अगर जो प्रॉब्लम होता है तो ऐप पे भी डाल सकते हैं और यहाँ के जो एक्सपर्ट होंगे आपको उसके बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने क्या जाना अब तक? उत्तर प्रदेश का एरिया जाना, कुल कितना है, कितने नंबर पे है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार क्या है, पश्चिम से पूर्व का विस्तार क्या है, सारी चीज़ें जो है आप लोग जो है मेंशन करते हुए चलिएगा। तो पश्चिम से पूर्व का विस्तार 650 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, 240 किलोमीटर है। उत्तर का सबसे जिला कौन सा होगा, सहारनपुर होगा। पश्चिम में सबसे लास्ट की जिला कौन सी होगी, शामली होगी। दक्षिण की सबसे लास्ट की जिला सोनभद्र होगा। वही अगर जो पूर्व की सबसे लास्ट की जिला कौन सी हो जाएगी, बलिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3, 4, 5 महत्वपूर्ण पॉइंट को याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम में बारी बारी से पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी आप लोगों को स्थिति के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसका ये जो विस्तार था, यानी नीचे जो है, नीचे 23 नंबर जहाँ पे लाइन आती है, ये जो है जहाँ पर 23 नंबर की लाइन आती है, यहीं से उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। जाता कहाँ तक है, तो 30 नंबर की लाइन तक। वही अगर जो इधर से हम बात करें तो जहाँ पे 77 नंबर की लाइन आती है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। जाता कहाँ तक है, तो ये 84 नंबर तक। ठीक है, यानी यह जो है 77 डिग्री 05 इससे लेकर के कितना 74.38 डिग्री इस तक है। ठीक है, जबकि वहीं अगर जो अक्षांशीय विस्तार, ये क्या हो जाएगा, जो सीधी जो लाइनें जो होती हैं, सीधी जो लाइनें होती है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाएं हमेशा समय को बताती हैं। देशांतर रेखाएं किसको बताती हैं, हमेशा टाइम को बताती हैं। वही ये जो अक्षांशीय रेखाएं जो होते हैं हमेशा ये डिस्टेंस को बताती हैं। तो दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111.23 किलोमीटर की होती है, जबकि दो देशांतर रेखा, अक्षांशीय रेखा में क्या डिस्टेंस को बताती है, डिस्टेंस को मेजर करने के काम में आती है। तो दो अक्षांशीय रेखाओं के बीच की जो दूरी जो होती है ये आपको मैं बताऊंगा उसमें, लेकिन आप जानते रहिए यहाँ भी 111.23 किलोमीटर। ठीक है, वहीं अगर जो हम देशांतर की बात करें तो एक देशांतर रेखा जो 4 मिनट के बराबर होती हैं। कैसे होती हैं, ये प्रॉपर कैलकुलेशन आप लोगों को जो है जियोग्राफी में मिलेगा। ठीक है, बने रहिए इस चैनल पे और अपनी सफलता को परिणाम में कन्वर्ट करिए। पूरा सपोर्ट मिलने वाला है इस टीम का। ठीक है, चलिए अगला क्रम में हम ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि अभी हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना भी कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज़ अपने दिमाग में हमको सेट कर लेना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बात क्या है कि यह एक ऐसा भारतीय राज्य है, यानी यूपी जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्य के साथ सीमा बनाता है। ये बात एकदम याद रखिएगा, यह लाइन एकदम याद रखिएगा, क्योंकि यह कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं कि कौन सा, यह जो है सेंटर के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और स्टेट के एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, पीसीएस वगैरह में, पुलिस वगैरह में, छोटे बड़े सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत का वह कौन सा राज्य है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ जो है सीमा रेखा का निर्धारण करता है। ठीक है, यह सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश एक भारत के एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। ठीक है, तो यही चीज़ें जानना है, वो कौन कौन से राज्य हैं, किसके साथ कम है, किसके साथ ज़्यादा, ये इन चीज़ों पे भी हम जो है डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं। ठीक है, तो वही अगर जो हम राज्य की बात करें, अगर जो हम राज्य की बात करें तो राज्यों की संख्या 8 है।
राज्य कितने हैं? 8 है। यानी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले या स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 8 राज्य हैं, ठीक है। वही अगर जो हम यूटी की बात करें, यानी क्या, यूनियन टेरिटरी, या इसको हम क्या कहते हैं? संघ शासित कहते हैं। क्या बोलते हैं? संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, ठीक है। या इसको केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो एक राज्य ऐसा है जो कि संघ शासित है या केंद्र शासित है, वो भी जो है टच करता है। और उत्तर प्रदेश एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। और ये बात बच्चा को पता है कि उत्तर प्रदेश के साथ जो कौन सा देश लगता है, तो आपको पता है कि एक जो है नेपाल है, जो कि क्या, ये यूपी के उत्तर में ये जो है लगा हुआ है। और लगभग जो है 7 जिला नेपाल से लगे हुए, उस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ें आप समझ के रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो 8 ये हो गए, और ये क्या हो गया? केंद्र शासित वाले, ठीक है। 8 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित, और एक जो है एक आपका देश भी लगा हुआ है, एक जो है देश भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इन सबको जो है बारी बारी से एक बार जो है नोट डाउन करते हुए चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं, इनमें देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश के साथ जो है इसका निर्धारण होता है। लगभग 11 जिले हैं। दूसरे नंबर पे देखा जाए बिहार है, ठीक है, बिहार है। देन हरियाणा है, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान के साथ जो है 2 जिला स्पर्श करता है। कौन कौन से? आगरा और मथुरा, ठीक है। तो ये 4 हो गए। 5वें नंबर की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। छठे नंबर पे आपका झारखंड है, झारखंड है, ठीक है। और 7वें नंबर पे अपना पड़ोसी उत्तराखंड है, ठीक है। 7वें नंबर पे उत्तराखंड है, जो कि देखा जाए तो पहले उत्तराखंड भी क्या यूपी का हिस्सा था, और इसको कब अलग कर दिया गया? तो 9 नवंबर 2000 को पूर्ववर्ती यानी जो पहाड़ी जो क्षेत्र था उसको अलग करके एक नए राज्य उत्तराखंड स्थापित बनाया गया, ठीक है। तो ये भी जानते रहिएगा। 7 ये हो गए, और एक आपका क्या है? हिमाचल, हिमाचल, ठीक है, याद रखिएगा क्या है? हिमाचल। तो यूपी के साथ स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गए। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एमपी हुआ, बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल, उत्तराखंड और हिमाचल, ठीक है। और वही अगर जो हम यूटी की अगर जो बात करें, तो दिल्ली है। यूटी की अगर जो बात करें तो क्या? दिल्ली है। और वहीं जैसे मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगेगा? किसी देश से लगेगा, ठीक है। और वो देश कौन सा है? तो नेपाल है। वो देश कौन सा है? नेपाल है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जो है लंबाई किस राज्य के साथ कनेक्ट करता है? तो मैंने सीक्वेंस में ही लगभग लिखने का प्रयास किया है। पहला आपका एमपी, इसको याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के साथ जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन है। और सबसे कम किसके साथ है? तो हिमाचल है। सबसे कम कौन है? हिमाचल है। और बाय द वे अगर जो हिमाचल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। हालांकि जो भी मैं आपको बताऊंगा इसके आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, ठीक है। टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन सारे पे भी हम जो है क्वेश्चंस बना करके एमसीक्यू के रूप में भी उस पर प्रैक्टिस करते चलेंगे। लेकिन टॉपिक कवर करने के बाद जो फिर हम क्या करेंगे? एमसीक्यू के रूप में सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले ये जो 8 राज्य हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसमें पहला राज्य कौन सा है? एमपी है। दूसरा कौन सा है? बिहार है। तीसरा हरियाणा, देन राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है। और यूटी की अगर जो बात करें तो वही केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कौन? दिल्ली कनेक्ट करती है। देन
नेपाल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 8 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश है। ठीक है, 1 देश है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो इसके बाद हम ये जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे सीमावर्ती राज्यों पर डिस्कस किया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं बता लेंगे आराम से, बता लेंगे आराम से। तो अभी मैं हम लोगों ने 8 राज्यों पे चर्चा किया था, 8 राज्यों पे चर्चा किया था। सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से हैं बताते चलिए। तो 8 मैंने बताया था राज्य, ठीक है, और 1 मैंने बताया था केंद्र शासित प्रदेश, 1 बताया था केंद्र शासित प्रदेश और 1 मैंने बताया था देश। ठीक है, तो ये 8 राज्य, राज्य कौन कौन से हैं, राज्य कौन कौन से हैं। तो मैंने बताया था राज्यों में सबसे ज़्यादा एमपी कनेक्ट करता है, देन उत्तराखंड, देन हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, एक बार फिर से देखते हैं, एमपी है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, बिहार है, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। कौन सा राज्य है, राजस्थान है। ठीक है, याद रखेंगे, ये 8 राज्य हो गए। वहीं अगर जो हम केंद्र शासित की बात करें तो दिल्ली है, पहले भी हमने इस पर चर्चा कर दिया है। उम्मीद करती हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैप में भी मैंने बताया था कि भारत का उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हम सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है। तो मैंने बताया था कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का पूर्ववर्ती जिला कौन सा है। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का पूर्ववर्ती जिला है। तो होता क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना मैप्ड बेस्ड होते हैं। कुछ क्या किया, कुछ इधर वाले, जैसे कि उठा लिया बनारस, उठा लिया ऑप्शन में, ठीक है, देन उठा लिया बलिया ले लिया, महाराजगंज ले लिया, यानी सारे ऐसे जिला को रखेगा जो कि सारे के सारे आपको पूर्व में ही दिखाई देंगे। लेकिन आपको पूर्ववर्ती का मतलब क्या, पूर्व में अंतिम जाना है, क्या पूर्व में अंतिम जाना है। तो मैंने बताया था कि सबसे पूर्व में अंतिम कौन सा है। तो पूर्व में अंतिम बलिया है, पूर्व में अंतिम बलिया है। और वही अगर जो पश्चिम की हम बात करेंगे तो पश्चिम में अंतिम कौन है, पश्चिम में अंतिम कौन है, तो शामली। तो ये दोनों जिला जो है याद रखिएगा, ये दोनों जिला याद रखिएगा कि पूर्व में क्या बलिया है जबकि पश्चिम में शामली है। ये ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वही अगर जब हम उत्तर की बात करें तो इस पे हम लोगों ने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही समझा था कि उत्तर में कौन है, तो सहारनपुर है। और वहीं अगर जो दक्षिण में हम बात करें तो सोनभद्र है। और सोनभद्र की विशेषता क्या है कि इसको जो है भारत का रूढ़ जिला के नाम से जाना जाता है, यानी इसको सोनांचल कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको पता है कि यह एक ऐसा जिला है जो कि प्राकृतिक संपदा से भरा है। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कि प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है। और प्राकृतिक संपदा का भरने का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा माइनिंग का काम जो होता है वो सोनभद्र में होता है, यानी तमाम तरह से खनिज वगैरह का उत्पादन इस जिले से किया जाता है। इस वजह से इसको जो है सोनांचल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे कोयला का और भी पत्थर का और भी सारे जैसे कि जिप्सम वगैरह का पर्याप्त मात्रा में भंडार जो है पाए गए हैं और यह उत्पादन भी करता है। ठीक है, तो ये जो है चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। राज्यों के बारे में समझ गए, पूर्वी पश्चिमी जिला समझ गए, उत्तरी और दक्षिणी जिला समझ गए। ठीक है, चलिए अब इसी क्रम में जो है हम आगे चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, इस पे भी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कितना है, 2,40,928 km² है। ठीक है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत के क्षेत्रफल का कितना, यानी इंडिया का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई, भारत का
जो क्षेत्रफल है 2,63,000, 2,87,000, 2,87,000, 32,87,263 है। ठीक है, इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 है। तो इस कुल क्षेत्रफल का ये कितना है? 2,40,928 km² है। यह जो है भारत के क्षेत्रफल का कितना होगा? 7.33% होगा। और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के बारे में मैंने बताया था कि यह भारत का 4था बड़ा राज्य है। ठीक है, तो इस पे भी मैंने चर्चा किया था कि चौथे नंबर पे यूपी है, चौथे नंबर पे क्या? यूपी है। तो यूपी से बड़े महाराष्ट्र से बड़ा एमपी, और सबसे बड़ा राजस्थान। इस पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो यानी राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चौथे नंबर पे यूपी है और 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश है। अगर जो हम बात करें 2014 से पहले, तो 2014 से पहले जो है उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे हुआ करता था। तो यदि आप क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन अगर जो पुराना यानी 2014 से पहले होगा, तो उसमें आपका राइट आंसर क्या? 5वां होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि अगर जो क्वेश्चन 2014 के बाद का होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश को अलग करके भारत का जो 28वां जो राज्य था, 29वां राज्य अस्तित्व में आया था। और वो राज्य कौन सा था? तेलंगाना था। ठीक है, तेलंगाना था, जो कि 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या हो गया? 5वें से चौथे स्थान पे हो गया, और 5वें स्थान पे आंध्र प्रदेश चला गया। ठीक है, तो ये बात जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करते चलिएगा। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएगी उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एक बार फिर से जो है उस पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो यूपी का जो क्षेत्र है, तो इसको जो है 3 भागों में बांट दिया गया। यानी सबसे ऊपर ये जो एरिया ये देख रहे हैं ना, सबसे ऊपर तो भाबर के तराई क्षेत्र है। और इस क्षेत्र की विशेषता क्या है कि यह बहुत ही ज़्यादा जो है हरे भरे हैं, वन क्षेत्र हैं। यहाँ पे वर्षा जो है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। कारण क्या है कि यह जो है हिमालय का क्या निचला हिस्सा है, तो निचला हिस्सा होने के कारण जो है यहाँ पे वर्षा का स्तर वर्ष में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, बाकी बीच वाला जो मध्य वाला जो भाग है यह मैदानी भाग है। और मैदानी भागों की विशेषता क्या है कि यहाँ पर जो है ज़्यादातर आपको कृषि योग्य ज़मीनें मिलेंगी। यानी यह जो है नदी दोआब क्षेत्र होगा। क्या होगा? यहाँ पे नदियाँ पाई जाती हैं, और नदियाँ जहाँ भी रहती हैं वहाँ नदियों का रहने का मतलब क्या होता है? प्रसन्नता की निशानी होती है। यानी नदियाँ जहाँ भी होती हैं अपने साथ जो है बहुत सारे हैप्पीनेस लेकर के, खुशहाली लेकर के आती हैं। यानी जहाँ भी नदियाँ होती हैं वहाँ के किसान जो होते हैं वो खुशहाल होते हैं, बहुत सारे रोजगार के संसाधन होते हैं, और कृषि कार्य जो है बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, इसके बाद दक्षिण का ये जो एरिया है, तो यह जो है पठार का इस पे प्रभाव पड़ा। यानी जो दक्कन का जो पठार है उसी का असर पड़ा हुआ है। यानी कुछ पठारी क्षेत्र भी पाए जाते हैं, जो कि नीचे जो पठार विंध्य पर्वत श्रेणी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। यानी उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे ज़िले हैं जो कि पठारी ज़िलों के नाम से जाना जाता है। और पठारी ज़िले जो होते हैं तो यह जनरली देखा जाए तो खनिज उत्पादन के लिए, खनिज संपदा के लिए यह जो है
उत्तम माने जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो हम फसलों की बात करें तो जहाँ ज़्यादातर इस एरिया में जो है मोटे अनाज का उत्पादन होता है, यानी मोटे अनाज की ओर जो बात किया जाए तो ज़्यादातर इस क्षेत्र में दलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है, तिलहनी फसलों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। मक्का वगैरह का उत्पादन किया जाता है, बाजरा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और मैदानी भागों में जो खाद्यान्न के लिए काफ़ी उपयोगी भूमि होती है। आपको भी पता होगा कि मैदानी भागों में जो ज़मीनें जो होती हैं दो तरह की होती हैं, इस पर हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और कृषि जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि भारत में ये जो कृषि है, यानी कृषि की जो मिट्टियाँ हैं, तो CSR ने उसको 8 भागों में विभाजित किया है, उस पर भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो उसमें से देखा जाए तो जो एक जो जलोढ़ मिट्टी जिसको एलाइवल सॉइल के नाम से जानते हैं, तो ये जो मध्य भाग है, एलाइवल का मतलब ही क्या होता है कि नदियों के आसपास का जलोढ़ बोलते हैं, ठीक है। यानी नदियों के आसपास की जो मृदा जो होती है उसको हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। और इस तरह की मृदा आपको कहाँ मिलती है, तो ये नदियों के दोआब क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ठीक है। यानी पठार जहाँ भी होगा, इसको याद रखिएगा कि यह खनिज के लिए और कृषि में देखा जाए तो मोटे अनाज के लिए जानी जाती हैं। वहीं भाबर और तराई जो होते हैं, तो यह फसल की अगर हम बात करें तो धान और गन्ना की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी क्षेत्र होता है। यानी ये जो ऊपर वाला जो एरिया है उत्तर प्रदेश का, ऊपर वाला जो यानी उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पे आपको भी पता है कि यहाँ का प्रमुख फसल कौन से हैं, तो गन्ना और धान है, ठीक है। और मैदानी भागों में लगभग हर प्रकार के खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है। वही अगर जो पठारी क्षेत्र है तो पठारी क्षेत्रों में मोस्टली देखा जाए तो मोटे अनाज और खनिज के रूप में बहुत सारे, जैसे जिप्सम वगैरह का, पत्थर वगैरह का, चूना पत्थर, और भी माइनिंग का काम वगैरह के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए एक बार जैसे बात करें भाबर और तराई प्रदेश की, तो भाबर और तराई प्रदेश के अंतर्गत जो है सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर जो कि प्राचीन में इसको पड़रौना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पड़रौना का मतलब क्या कि ये नेपाल से लगा हुआ है। यानी वही अगर जो हम सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर के बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नीचे क्या पीलीभीत पड़ेगा, फिर पीलीभीत की क्या है गुंडा बस्ती, ये पूरा जो एरिया, फिर गोरखपुर हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा, ठीक है। ये कुशीनगर ये जो है ये पूरा तराई क्षेत्र में आता है। और ये जो क्षेत्र जो होता है यह फसल की अगर जो बात करें तो गन्ना और धान के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। तो मैं बता भी रहा था कि यहाँ पे गन्ना और धान की अगर जो बात करें तो गन्ना और धान क्या, यह जो है प्रमुख सिंचित फसल है, जो कि सर्वाधिक सिंचित फसल के रूप में किसको जाना जाता है, गन्ना को जाना जाता है। यानी गन्ना जो है सबसे ज़्यादा सिंचित फसल है और दूसरे नंबर पे धान है। तो यह तराई होने का कारण क्या है कि यह जो है हिमालय का निचला हिस्सा है और इस एरिया में अक्सर जो बरसात वगैरह बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, इस वजह से इसको तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं अगर जो हम बीच पे अगर जो देखा जाए तो मैंने बताया गंगा यानी जो मध्य क्षेत्र है, इसमें मैंने आपको बताया कि जो मध्य मैदान क्षेत्र है, तो मध्य मैदान क्षेत्र का मतलब सीधा से क्या हो जाएगा कि ये नदियाँ पहाड़ी तरफ से नदियाँ निकल कर के आई और आ कर के बीच में ये आ कर के कई सारी नदियाँ जो है एक साथ मिलती गई। तो जनरली यह गंगा यमुना का, यानी गंगा और यमुना जो है देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूरे मैदानी भाग को ये कवर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी इसकी सहायक नदियां भी हैं जो कि जा करके ये कवर कर लेते हैं, क्योंकि गंगा यमुना जो है ये उत्तराखंड के ऊपर से आकर के निकल करके और ये पूरा मैदान का एक रूपरेखा तैयार करते हुए आ करके इलाहाबाद में संगम कर जाती है। कौन, यमुना। यानी यमुना और गंगा जो है अपने मध्य में बहुत बड़ा ही मैदान का एक निर्माण करती हैं। और यह जो मैदानी जो भूभाग है यह कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पे आलू की फसल, गेहूं की फसल और भी मतलब जैसे हरित क्रांति आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, तो हरित क्रांति के लिए जो चुनाव जो किया गया था इन्हीं दो नदियों के बीच की भूमि को लिया गया था। और आज भी यह जो है कृषि कार्य के लिए जो है सबसे ज़्यादा डेवलप क्षेत्र के रूप में इसको जाना जाता है, ठीक है। अभी मैं एक एक डेटा जो होगा डेटा के रूप में भी आपको सारे जो कंटेंट वगैरह मैटर वगैरह मिलते रहेंगे। अभी क्या है कि हम थोड़ा सा इसको स्टोरी बेस समझ लेते हैं, ठीक है। तो गंगा यमुना का मतलब समझ में आ गया होगा कि गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यह सबसे बड़ा मैदानी भूभाग है जहाँ पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। प्रमुख फसलें यहाँ पे होने वाली जैसे सब्जियाँ हो गई, आलू के फसल हो गए, गेहूं की फसल हो गए, जौ के फसल हो गए, ठीक है। ये सारे जो है बहुत ज़्यादा जो है यह उपयोगी
क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद अगला देखा जाए तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो दक्षिण के पठारी क्षेत्र में मैंने बताया था कि यह जो है देखा जाए तो जैसे कि आप दो मैप में देखे थे, ललितपुर से लेकर के क्या सोनभद्र, ललितपुर से लेकर के सोनभद्र, और ये पूरा ये जो क्षेत्र है यह विंध्यन श्रेणी, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक पठार है, विंध्यन पर्वतमाला के नाम से इसको जानते हैं, विंध्यन श्रेणी के नाम से इसको जाना जाता है। और यह श्रेणी का विस्तार कहाँ से है, तो यह श्रेणी जो है विंध्यन जो है एमपी से स्टार्ट हो करके यह यूपी में, और यूपी के बाद यह आगे जो है बिहार चला जाता है, और बिहार के बाद यह जो है झारखंड में भी इसका कुछ अंश मिलता है, ठीक है। तो यह पूरा यानी बिहार में गया, कैमूर, ये सब एरिया विंध्यन श्रेणी में ही आते हैं। उत्तर प्रदेश का देखा जाए तो ललितपुर से लेकर के पूरा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और चंदौली का क्षेत्र जो है इसी के अंतर्गत आता है। और इस एरिया के बारे में मैंने बताया कि यह देखा जाए तो मोस्टली यह जो है अयस्क माइनिंग के लिए जाना जाता है, खनिज पदार्थ वगैरह यहाँ से उत्पादित किए जाते हैं। और यहाँ पे वर्षा का स्तर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। यानी वर्षा का स्तर कम होने की वजह से तब देखा जाए तो यह मोटे अनाज के लिए यह जो है अत्यंत उपयोगी ज़मीनें होती हैं। और यह मिट्टी लाल भी होते हैं, लाल मिट्टी जो होता है यह मोटे अनाज के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, ठीक है। यानी इस मिट्टी में फेरस ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु की, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को बहुत ब्रीफ में हम डिटेल करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आज यहाँ पे जो है हल्की फुल्की मतलब छोटी मोटी चीज़ों पे भी हम डिस्कस करते चलेंगे। तो जिस तरह से भारत की जलवायु है उसी तरह से उस तरह से जो है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु की जलवायु है, वर्षा ऋतु की जलवायु है और शीत ऋतु की जलवायु है। और अगर जो मंथली के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु यहाँ से मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो करके यह जो है लगभग देखा जाए मई जून तक होता है, ठीक है। जो कि एक 120 दिन का एक टाइम पीरियड इसका माना जाता है। और वहीं अगर हम वर्षा ऋतु की बात करें तो जून मिड से लेकर के यानी जून मध्य से लेकर के और यह जो है अक्टूबर के बीच होती है, ठीक है, वर्षा ऋतु। जबकि शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो नवंबर से लेकर के जनवरी लास्ट तक। और बीच में एक जो बसंत ऋतु आता है तो ये भी क्या होता है, शीत ऋतु में ही आ जाता है, ठीक है। जो कि आपका ये फरवरी और मार्च वाला महीना होता है। तो 3 तरह की यह जो है यहाँ पे सीजन भी चलते हैं, कौन कौन से, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। वहीं अगर जो हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की तो ग्रीष्म ऋतु जो है यहाँ पे अगर जो औसत तापमान की हम बात करें तो यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो है लगभग जो है देखा जाए तो 35 सेंटीग्रेड से लेकर के लगभग जो है 45 सेंटीग्रेड के बीच होते हैं। कहीं कहीं टेम्परेचर जो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो गर्म जो जिला है वो आपका मथुरा पड़ जाता है, क्योंकि मथुरा जो है वो राजस्थान से लगने के कारण और वहाँ पे वर्षा का स्तर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। यानी सबसे गर्म जो है जिला के रूप में किसे, मथुरा को जाना जाता है। ये मैं सारी चीज़ें आपको बताते चलूँगा, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु में जनरली देखा जाए तो तापमान जो होता है 35 सेंटीग्रेड से लेकर के जनरली 45 से 48 सेंटीग्रेड के बीच होता है। वही अगर जो वर्षा ऋतु की हम बात करें तो जून मध्य से लेकर के अक्टूबर के बीच होते हैं। और इस समय का औसत तापमान जो है लगभग इतना ही होता है, मतलब थोड़ा कम। यानी देखा जाए तो 30 से लेकर के लगभग 40 सेंटीग्रेड के बीच होते हैं। और वहीं अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु का जो औसत तापमान जो होता है जनरली 10 से लेकर के 20-22 सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। यानी जनरली आपसे ये महीना पे भी डिस्कस किए जा सकते हैं और इसी सीजन के बेसिस पे कुछ फसलों पे भी क्वेश्चन वगैरह जो है पूछे जाते हैं। तो इस पे भी जो है हम लोग यूपी स्पेशल में डिस्कस करते चलेंगे। तो ग्रीष्मकालीन की जो फसलें हैं तो जनरली ये जो कैश क्रॉप है, नगदी फसलें जो होती हैं इसी के अंतर्गत आती हैं। यानी उसको हम क्या करते हैं, मार्च वगैरह में लगाते हैं और मई जून तक उसको हम काट लेते हैं। वही जो वर्षा ऋतु की जो होती है तो वर्षा ऋतु वाली जो भी जो फसल होती है उसको खरीफ के रूप में जाना जाता है। और ये फसलें जो है
जुलाई से इसकी बुआई स्टार्ट करते हैं और अक्टूबर में जा करके फसलें हमारी पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। वही अगर जो शीत ऋतु की बात करें तो इस सीजन में जो फसलों का उत्पादन जो होता है तो यह जो है ठंडी वाली होती है, जिसको रबी की फसल के नाम से भी जानते हैं। यानी इसमें जितनी जो है देखा जाए तो अरहर को छोड़ करके दलहनी फसलें भी आ जाती हैं, यानी इसमें गेहूं का उत्पादन होता है और देखा जाए तो सरसों का उत्पादन होता है, कुछ तिलहन वाले और भी जैसे कुछ सब्जियों वगैरह का, आलू का उत्पादन इस ऋतु में होता है। ठीक है, तो ये जो है फसल पे भी हम जो है बारी बारी से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ की जो है 3 तरह की जलवायु हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों पे। ठीक है, तो नदियों से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन को जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के नदियों से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश में बहने वाले जो प्रमुख जो नदियां हैं, इन नदियों में गंगा है, यमुना है, घाघरा है, चंबल है और रामगंगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नदियों से रिलेटेड। अगर जो हम क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं तो जैसे क्वेश्चन ये पूछता है कि हिमालय से निकलने वाली उत्तर प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो अगर जो हम नदियों की बात करें तो ये भारत के हिसाब से भी शिफ्ट हो जाता है। यानी जब आप भारत का भूगोल जब पढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ते हैं, तो कभी क्वेश्चन अगर जो ऐसा पूछ ले कि हिमालय से निकलने वाली और अपवाह की दृष्टि में हिमालय से उद्गम होने वाली और अपवाह की दृष्टि में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा है। तो गंगा का जो ऑप्शन में देख रहा है तो गंगा मीन्स क्या, मतलब कि यह उत्तर प्रदेश की भी अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी होगी, जो कि कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। और हिमालय का जो निकलने वाला जो स्थान है वह जो है उत्तरकाशी जो कि एक उत्तराखंड का यह जो है जिला है, पर्वतीय जिला है, और वहीं पे गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से इसका उद्गम होता है। और गंगा जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपवाह होती है, यानी 1450 किलोमीटर अकेले यह जो है कहाँ 1450 किलोमीटर यह नदी जो है अकेले कहाँ उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। यानी इसका कुल अपवाह देखा जाए तो 2525 किलोमीटर है, जो कि यह उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके और यह पश्चिम बंगाल से आगे होते हुए यह बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में यह गंगा नदी जो है किस नाम से बहती है, पद्मा के नाम से, और आगे जा कर के बंगाल की खाड़ी में संगम कर जाती है। ठीक है, उसी तरह से देखा जाए तो यमुना है, यमुना के बारे में भी अभी मैंने जैसे डिस्कस किया कि यह दोनों नदियाँ मिल करके क्या करती है, सबसे बड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि बीहड़ का निर्माण करती है, दोआब क्षेत्र का निर्माण करती है और कृषि के लिए बहुत ही उपयोगी जानी जाती है। तो यमुना जो है यह उत्तराखंड से निकलती है, एक ग्लेशियर है। एक एक मैं नदियों के बारे में डिटेल करूँगा, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा प्रमुख नदियों पे हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो यमुना क्या होती है, एक जो है यह गंगा की सबसे लंबी नदी, सबसे जो है सबसे लंबी सहायक नदी है। और यह सहायक नदी की बात अगर जो करें तो यह भारत में भी सबसे लंबी जो सहायक नदी के रूप में भी जानी जाती है, जो कि गंगा की सहायक है यमुना। ठीक है, अब गंगा जो है उत्तराखंड से निकल करके जब आती है तो इसके कई सारे नाम होते हैं उत्तराखंड से पहले, फिर ये जब जो है यूपी में आता है तो इसके नाम जो है गंगा के नाम से जाना जाता है, बिहार में भी इसको गंगा ही बोलते हैं। ठीक है, और आगे ये जब नदी जब जाती है तो पश्चिम बंगाल में ये डिस्ट्रीब्यूटरी बना करके 2 भागों में बढ़ जाती है। तो इसकी जो मुख्य धारा होती है इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो सहायक धारा है इसको हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब पढ़ाएंगे नदी के बारे में तो थोड़ा से इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। प्रमुख नदी के रूप में गंगा है। यमुना को जानिए, यमुना जो है आती है और आ करके यह नदी जो है प्रयागराज में यह संगम कर जाती है, और इसी संगम पे, गंगा और यमुना के संगम पे विश्व का सबसे बड़ा मेला का आयोजन होता है, जिसको कुंभ मेले का नाम से जाना जाता है। और यह हर 12 साल पे लगने वाला कुंभ मेला होता है, जो कि भारत में इसके बाद भी और भी जो 4 स्थानों पे कुंभ मेले का आयोजन होता है, इस पे भी हम डिस्कस कर देंगे। और घाघरा की बात करें तो घाघरा भी क्या हिमालय से निकलने वाली नदी है, जो कि नेपाल में इसका उद्गम होता है। और यह नदी आकर के पीलीभीत से, यह शारदा के नाम से जानी जाती है, और पीलीभीत से आगे जब चलती है तो इस नदी का नाम घाघरा रख दिया जाता है। और आगे चल करके इसको सरयू के नाम से भी हम जानते हैं, सरयू नदी। ठीक है, और यह नदी आकर के गंगा में ही संगम कर जाती है, यानी गंगा की सहायक नदी भी इसको हम कह सकते हैं। उसी तरह से यह जो चंबल, तो चंबल और सोन, ये जो 2 जो नदियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, तो इन दोनों नदियों की विशेषता क्या है कि यह पठारी भागों से निकलती है। क्या यह पठारों से निकलते हैं, और पठार से निकलने के बाद आ करके
यह सोन नदी गंगा में जाके संगम करते हैं, ठीक है। यह अमरकंटक से निकलता है, जबकि चंबल जो है एक जगह है जाना पाव की पहाड़ी, एमपी का एक जगह है जाना पाव, क्या है, जाना पाव, जाना पाव की पहाड़ी, वहाँ से निकल करके और यह इटावा के पास, कहाँ पर, इटावा के पास जो है यमुना में संगम करती है, ठीक है। जबकि सोन की अगर जो बात करें तो यह जो है अमरकंटक, अमरकंटक की अगर जो बात किया जाए तो यह देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आपको ये मिलता है कि यह एमपी का स्थान है, तो यह बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, छत्तीसगढ़ और एमपी के बॉर्डर पे अमरकंटक यहाँ से निकलती है। और यह नदी सिर्फ एक जिला, उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक जिला सोनभद्र में जाती है, सोनभद्र में जाती है, और सोनभद्र से आगे निकल करके ये बिहार में प्रवेश करके और ये भी गंगा के साथ संगम कर जाती है। वहीं अगर जब रामगंगा की बात करें तो रामगंगा यह जो है एक झील से निकलने वाली नदी है, और जनरली आपको पता है कि उत्तराखंड क्या पूरा जो है झील से भरा हुआ है। और झील कैसे वहाँ पे है, तो हिमानी जो झीलें हैं, तो वही जो पानी जो स्टोर हो जाता है, तो ये झीलें क्या करती हैं, बड़ी बड़ी नदियों को उद्गम कर देती हैं। तो रामगंगा भी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदियों में से है, और यह नदी नैनीताल के झील से, नैनीताल में नैनीताल झील से निकल करके और ये भी आकर के हमीरपुर के निकट जो गंगा में संगम कर जाती है। और भी नदियाँ हैं, ठीक है, जैसे गोमती है, गोमती है, यह जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, इस पे हम जो है बारी बारी से डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अगला हमारा जो क्लास जो होगा आगे की क्लास में, जैसे कि हम लोगों ने ज्योग्राफिकल स्थिति को जाना उत्तर प्रदेश का, अब आगे हमारी जो क्लास जो होगी हम नदियों के बारे में, झीलों के बारे में भी जानते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे। तो जो भी इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे, इस चैनल को, क्यूबिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन के बटन को भी दबाते जाएं, ताकि कोई भी अगर जो हमारा नया वीडियो आता है तो ये आपका नोटिफिकेशन जो है अपलोड होते ही आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। बने रहिए, इसी तरह से आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे। और जितने भी आपके सहयोगी हैं जो कि आपके साथ मिलजुल करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन तक भी इस क्लासेस के बारे में, इस बेहतरीन क्लासेस के बारे में उनको भी अवगत कराइए, ताकि आपके साथ साथ जो है वो भी अपने सफलता में क्यूबिक्स क्लासेस का महत्वपूर्ण योगदान को शामिल कर सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नदियों के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।